वेलकम स्टूडेंट्स। ये हमारी जो परमाणु भट्टी है वो कंप्लीट हो गई थी, जो कि नियंत्रण श्रृंखला अपक्रिया का उदाहरण था। इसके बाद हम डाल रहे थे कार्यविधि। तो कार्यविधि में लिखे हैं, इसमें कार्यविधि हेडिंग डालकर समझा तो दिया था प्रीवियस लेक्चर में। जब रिएक्टर को शुरू करना होता है, कार्यविधि में लिखे जब रिएक्टर को शुरू करना होता है तब कैडमियम की छड़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। जब रिएक्टर को शुरू करना होता है तब कैडमियम की छड़ों को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे रिएक्टर में स्थित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 नाभिकों का विखंडन करते हैं। विनमेय यूरेनियम 235 नाभिकों का विखंडन करते हैं एवं तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। जब ये न्यूट्रॉन मंदक पदार्थ में से होकर गुजरते हैं तो इनका वेग कम हो जाता है। तथा ये पुनः विनमेय यूरेनियम 235 का विखंडन करते हैं। न्यूट्रॉन की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने के लिए, अब लगातार न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती हुई जाएगी, तो न्यूट्रॉन की जो बढ़ती हुई संख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ों को अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। लिखें, न्यूट्रॉन की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ों को अंदर प्रवेश करा दिया जाता है तथा विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ये कंप्लीट हो गया परमाणु भट्टी आपकी नाभिकीय रिएक्टर। अब उसके प्रकार हैं कुछ नाभिकीय रिएक्टर के प्रकार। यहां से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं इसको, नाभिकीय रिएक्टर के प्रकार। और नाभिकीय रिएक्टर के प्रकार यानी टाइप्स कितने हैं, उसमें फर्स्ट है ईंधन एवं मंदक के आधार पर। फर्स्ट डाल देना हेडिंग, ईंधन एवं मंदक के आधार पर। और इसमें फर्स्ट है समांगी रिएक्टर, ईंधन एवं मंदक। तो इसमें हम ईंधन के रूप में विनमेय यूरेनियम 235 का यूज कर रहे हैं और मंदक के रूप में हम इसमें यूज कर रहे हैं D2O, भारी जल का या फिर ग्रेफाइट का। तो एक होता है इसमें समांगी रिएक्टर और इसको हेडिंग डाल देना, इसमें लिखेंगे अभी। और बी होता है विस्मांगी रिएक्टर। इसमें अंतर क्या है समांगी और विस्मांगी रिएक्टर में, इस चीज को समझें। समांगी और विस्मांगी रिएक्टर जो है उनमें अंतर क्या है, समझें इस चीज को। समांगी रिएक्टर से मतलब क्या है कि जिसमें ईंधन और मंदक इन दोनों का मिश्रण लेंगे और उसका मिश्रण का यूज किया जाएगा। जबकि विस्मांगी रिएक्टर में क्या है, ईंधन को अलग लिया जाएगा और मंदक को अलग लिया जाएगा। तो जो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर जो पढ़ा है परमाणु भट्टी, वो किसका उदाहरण है, विस्मांगी रिएक्टर का। क्योंकि इसमें ईंधन को अलग ले रहे हैं हम, एल्यूमिनियम के घोल में बेलन में ले रहे हैं, और मंदक है वो अलग है, दोनों मिश्रण के रूप में नहीं है। इसलिए कौन से का एग्जांपल है, ये विस्मांगी का है। और समांगी में मिश्रण के रूप में लेते हैं। एक रिएक्टर ऐसा भी बनता है जिसमें ईंधन और मंदक दोनों को हम मिश्रण के रूप में यूज करते हैं। तो लिखें इसमें स्मॉल ए पॉइंट समांगी रिएक्टर में लिखें, इन रिएक्टरों में ईंधन व मंदक दोनों को मिश्रण के रूप में काम में लिया जाता है।
इन रिएक्टरों में ईंधन व मंदक दोनों को मिश्रण के रूप में काम में लिया जाता है। सेकंड डाल देना विस्मांगी रिएक्टर, और विस्मांगी रिएक्टर में लिखें इसमें ईंधन को खोखले धातु के बेलन में रखकर मंदक में कुछ दूरी पर रखा जाता है। खोखले धातु के बेलन में रखकर मंदक में कुछ दूरी पर रखा जाता है, कुछ डिस्टेंस पर इनको रख दिया जाता है। इसमें ईंधन को खोखले धातु के बेलन में रखकर मंदक में कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट डालना, न्यूट्रॉन जो है, जो भी इसमें न्यूट्रॉन आ रहा है उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा के आधार पर भी इनको बांटते हैं हम। न्यूट्रॉन की ऊर्जा के आधार पर, न्यूट्रॉन की ऊर्जा, ऊष्मा या ऊर्जा के आधार पर कितनी एनर्जी लेकर आ रहा है। तो उसमें ए पॉइंट है पहला, ऊष्मीय तापीय रिएक्टर, इसको एडिंग डाल दो और इसके बाद इसको डाल देना ऊष्मीय या तापीय रिएक्टर। दूसरा है माध्यमिक रिएक्टर, और इसमें सी पॉइंट है, इनको डालना नहीं है, फर्स्ट हेडिंग इसको डाल देना पहले, इसमें लिखेंगे क्या होता है। ऊष्मीय या तापीय रिएक्टर, ये माध्यमिक रिएक्टर, और सी होता है यहाँ पर तीव्रगामी रिएक्टर। कौन सा? तीव्रगामी रिएक्टर। तो देखें इसमें क्या है, ऊर्जा के आधार पर यदि इसमें जो न्यूट्रॉन है वो अपनी एनर्जी रख रहा है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रख रहा है, तो ऐसे जो रिएक्टर है वो ऊष्मीय तापीय रिएक्टर कहलाएंगे। तो जो हमारी जो एनर्जी थी 0.025 होती है इसमें मंदक के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी के यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो रहते हैं 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कौन से वाले रिएक्टर में आएंगे? ऊष्मीय या तापीय रिएक्टर में। इसके बाद माध्यमिक रिएक्टर है, इसमें आती है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी उसकी कितनी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कितनी है, तो वो माध्यमिक में हो जाएंगे। और ग्रेटर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो कौन से रिएक्टर हो जाएंगे? तीव्रगामी रिएक्टर। तो सेकंड पॉइंट डालो, न्यूट्रॉन की ऊर्जा के आधार पर उसमें स्मॉल ए पॉइंट कर देना ऊष्मीय या तापीय रिएक्टर, और उसमें देखें लिखें इसमें ईंधन का विखंडन तापीय न्यूट्रॉन, इसमें ईंधन का विखंडन तापीय न्यूट्रॉन जिनकी ऊर्जा लेस देन 1 keV होती है, लेस देन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, के द्वारा किया जाता है। इसमें ईंधन का विखंडन तापीय न्यूट्रॉनों जिनकी ऊर्जा लेस देन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है के द्वारा किया जाता है। माध्यमिक रिएक्टर में लिखना सेकंड हेडिंग डालकर, इसमें ईंधन का विखंडन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। इसमें न्यूट्रॉनों जो ईंधन है, इसमें ईंधन का विखंडन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। और सी पॉइंट में लिख देना तीव्रगामी रिएक्टर में इसमें ईंधन का विखंडन ग्रेटर देन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। ग्रेटर देन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें लिखना उपयोग के आधार पर, कि उसका उपयोग हम किस वे में कर रहे हैं उसके आधार पर भी उनको बांटा जाता है। तो सी पॉइंट डाल देना उपयोग के आधार पर, सी नहीं 3, 1 2 3 इस तरह से उपयोग के आधार पर किस तरह से हम उसका यूज कर रहे हैं उसके आधार पर बांटेंगे उसको।
तो उपयोग के आधार पर इसमें स्मॉल ए पॉइंट है आपका, कौन सा है इसमें, अनुसंधान रिएक्टर। उपयोग के आधार पर जो है अनुसंधान रिएक्टर। कौन सा, अनुसंधान, मतलब ऐसे रिएक्टर जिनका जो यूज है वो किसमें किया जाता है, रिसर्च फील्ड में। जैसे कि आप कहीं पर भी न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करने जा रहे हो या कहीं पर नई नई रिसर्च हो रही है, रिसर्च की जो अनुसंधान है, रिसर्च फील्ड है, तो वहां पर इस प्रकार के रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है। तो ये वाला एक तरह से रिसर्च फील्ड में ही यूज किया जाता है इसका, जो आपके रावत वादा चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है। इस रिएक्टर पे अनुसंधान भी किए जाते हैं। वहां पर कोई भी पीएचडी होल्डर है या पीएचडी कर रहा है, रिसर्च काम कर रहा है, उनको वहां पर ले जाया जाता है, लोगों को, स्टूडेंट्स को, और वहां पर इससे संबंधित रिसर्च के बारे में वहां उनको सिखाया जाता है। तो इसमें दो हैं अनुसंधान रिएक्टर। यदि इसमें D2O यानी कि भारी जल को हम मंदक के रूप में ले रहे हैं तो भारी जल मंदक अनुसंधान रिएक्टर हो जाएगा। और सेकंड, यदि ग्रेफाइट को हम मंदक के रूप में ले रहे हैं तो इसको बोल देंगे हम ग्रेफाइट मंदक अनुसंधान रिएक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट डालो ए, अनुसंधान रिएक्टर, और उसमें लिखें अनुसंधान रिएक्टर, और उसमें लिखें इन रिएक्टरों का मुख्य कार्य, इन रिएक्टरों का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ, इन रिएक्टरों का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ नाभिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इन रिएक्टरों का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ नाभिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है। और एग्जांपल इन दोनों को लिख देना। और इसके बाद इसमें बी पॉइंट डालना, प्रजनक रिएक्टर, प्रजनक रिएक्टर। रिएक्टर का मेन काम तो क्या है, ऊर्जा उत्पादन, लेकिन प्रजनक रिएक्टर कौन होंगे, जिसमें ऊर्जा तो उत्पादन कर रहे हैं, साथ साथ में इसमें प्लूटोनियम जो तत्व है, उस प्लूटोनियम तत्व का भी हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। कैसे, जैसे कि 0N1 है, न्यूट्रॉन है, इसको हम बिन में यूरेनियम 238 पर इससे टक्कर करवाएंगे, इस पर अटैक करवाएंगे, जिससे कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी बिन में यूरेनियम 239 एक्साइटेड स्टेट होगी ये। और ये जब एक्साइटेड स्टेट है तो ये क्या करेगा, इसमें से बीटा कण को उत्सर्जित करेगा, और बीटा कण यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस को एमिट करेगा। तो कितना बनना चाहिए, 93 यूरेनियम 239, 93 यूरेनियम नहीं होगा, 93 पर कौन सा आ जाता है, फिर यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम हो जाता है, ठीक है, 93, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, -1 E0, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आवेश संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से इतना ही बना रहना चाहिए। तो इसने बीटा कण को उत्सर्जित किया तो ये बना, और इसने फिर क्या किया, एक और बीटा माइनस कण को उत्सर्जित किया, एक यहां पर हो गया, और जब एक और करेगा तो 94 हो जाएगा, और 94 पर ही आता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239, और यहाँ पर -1 E0। तो ये भी संरक्षित है यहाँ पर इस तरह से। इसको ऐसे मत लिखो, यहीं पर लिख दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बीटा कण को उत्सर्जित किया तो ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि -1 निकला है तो 93 यही हो जाएगा सेम, और प्लस में द्रव्यमान संरक्षित है, ये आवेश संरक्षण के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमने इनको लिखा है, ठीक है, इस तरह से। तो प्रजनक रिएक्टर में, प्रजनक रिएक्टर हेडिंग डालो, उसमें लिखें यह है दोहरी उपयोगिता वाला रिएक्टर है, यह दोहरी उपयोगिता वाला रिएक्टर है। इसमें ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ, इसमें ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ प्लूटोनियम का भी उत्पादन किया जाता है, इसमें ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ प्लूटोनियम का भी उत्पादन किया जाता है, प्लूटोनियम का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। यहां से क्वेश्चन तो आता नहीं है, नॉर्मली जनरल नॉलेज के लिए था ये सब कुछ। इसके बाद हेडिंग डालें
चतुर्गुणांक सूत्र, चतुर्गुणांक सूत्र, 4 फैक्टर फॉर्मूला। हेडिंग डालो इसको, 4 फैक्टर फॉर्मूला, चतुर्गुणांक सूत्र। और देखें क्या होता है चतुर्गुणांक सूत्र। हेडिंग डाल दो इधर और देखें इधर। देखो इसमें हम यूरेनियम को ले रहे हैं, न्यूट्रॉन बाहर से आ रहा है, इस पर अटैक कर रहा है, तो इसमें से जो निकलने वाले न्यूट्रॉन है वो मैक्सिमम किसमें से होकर गुजर रहे हैं, माध्यम में से, यानी कि D2 है या ग्रेफाइट में से होकर गुजर रहे हैं। यदि हम इस माध्यम का अनंत विस्तार कर दें, अनंत विस्तार से मतलब है कि इसमें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं रही जहां पर वो माध्यम नहीं भरा हुआ है, D2O भरा हुआ नहीं है, सभी जगह D2O भरा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन है वो हमेशा किसमें से होकर गुजरेगा, माध्यम में से होकर गुजरेगा। मतलब माध्यम को छोड़कर जाने की जो प्रायिकता है उसकी शून्य होगी, मतलब वो हमेशा किसमें से रहेगा, माध्यम में रहेगा। तो हम यदि यहाँ पर माध्यम का अनंत विस्तार कर दें, अनंत विस्तार से मतलब कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर माध्यम ना हो, तो माध्यम का अनंत विस्तार कर दें, तो उस स्थिति में जो हमारे पास गुणन कारक था, कौन सा था गुणन कारक, के, इस के को हम माध्यम के अनंत विस्तार की वजह से के इनफाइनाइट से व्यक्त कर देते हैं। उस स्थिति में जब माध्यम का अनंत विस्तार हो तो उस स्थिति में जो न्यूट्रॉन है उसका माध्यम को छोड़कर जाने की प्रायिकता शून्य होगी, तो उस स्थिति में जो गुणन कारक है उसको के इनफाइनाइट से व्यक्त करते हैं, और के इनफाइनाइट इक्वल टू होता है NF P एप्सिलॉन। अब ये 4 गुणांक हैं, ये गुणन कारक के इनफाइनाइट 4 गुणांकों से मिलकर बना होता है NF P एप्सिलॉन। n का मान क्या है यहाँ पर देखें, n तो कहलाता है उत्पादन गुणांक, n क्या कहलाता है यहाँ पर उत्पादन गुणांक, ये कहलाता है तापीय F, तापीय उपयोगिता गुणांक, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, तापीय उपयोगिता गुणांक। P ये कहलाता है अनुनाद पलायन, अनुनाद पलायन प्रायिकता गुणांक, अनुनाद पलायन प्रायिकता गुणांक। और एप्सिलॉन कहलाता है, एप्सिलॉन कहलाता है तीव्र विखंडन गुणांक। क्या कहलाएगा ये, तीव्र विखंडन गुणांक। अब ये चारों जो गुणांक हैं, जैसे कि k को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, NV/PD में न्यूट्रॉनों की संख्या बटे n-1 PD में भी न्यूट्रॉनों की संख्या, इस तरह से अनुपात के रूप में। तो ये चारों जो गुणांक हैं वो भी अनुपात के रूप में, ये उत्पादन गुणांक, ये तापीय उपयोगिता गुणांक, ये अनुनाद पलायन प्रायिकता गुणांक, और ये तीव्र विखंडन गुणांक। अब ध्यान से समझ लेना कि ये चारों का जो अनुपात है वो किस तरह से होगा, इन चारों के अनुपात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला सीधा ही याद रखना है और आता है, काफी बार पूछा गया है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, देखो इनके अनुपातों को किस तरह से, कि सबसे पहले क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन है 0n1, वो यूरेनियम पर आया, बिन में यूरेनियम 235 से टकराया, ठीक है, इसने बेरियम और क्रिप्टॉन दिए, साथ में क्या दे दिए, 3 न्यूट्रॉन दे दिए। क्या दे दिए इसने, यहां पर बेरियम और क्रिप्टॉन दे दिए इस तरह से, और यहां पर 3 न्यूट्रॉन देगा, फर्स्ट 0n1 ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। अब इसमें से तीनों न्यूट्रॉन आगे क्या यूरेनियम 235 से टक्कर करेंगे, नहीं करेंगे। मान लिया कि इसमें से कोई 2 है, वो तो क्या बिन में यूरेनियम 235 से टक्कर कर पा रहे हैं, इससे टक्कर कर ली, और यहां पर बिन में यूरेनियम 235 से इससे टक्कर कर ली, ठीक है, इससे टक्कर कर ली। लेकिन ये क्या किया, माध्यम जो भी है D2O, माध्यम के द्वारा अवशोषित कर लिया, माध्यम के द्वारा इसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। समझ लेना अच्छे से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कि न्यूट्रॉन है, बिन में यूरेनियम 235 के साथ टक्कर की, बेरियम और क्रिप्टॉन बने, और 3 न्यूट्रॉन बने, जिसमें से 2 न्यूट्रॉन तो आगे विखंडन में भाग ले रहे हैं, जबकि एक न्यूट्रॉन क्या हुआ, मंदक ने उसको जो D2O में से होकर जो गुजर रहा था, D2O ने उसको इतना स्लो डाउन कर दिया कि उसकी एनर्जी बिल्कुल ही शून्य हो गई, मतलब वो बिन में यूरेनियम 235 तक पहुंच ही नहीं पाया। तो उसके लिए क्या कह देंगे हम, कि वो माध्यम के द्वारा क्या कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। जबकि इन दोनों को किसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया, ईंधन के द्वारा। ईंधन के रूप में हम किसको यूज कर रहे हैं, बिन में यूरेनियम 235, तो ईंधन के द्वारा अवशोषण हुआ है इन न्यूट्रॉनों का, इन दोनों न्यूट्रॉनों का
ईंधन के द्वारा क्या हो गया यहाँ पर अवशोषण। तो देखो एक एक अनुपात को ध्यान रखना है यहाँ पर। सबसे पहले हम एन अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं। जो एन है यानी कि उत्पादन गुणांक जो है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहां पर उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या, जो अनुपात होता है ये कि किसी भी विखंडन में उत्पन्न जो न्यूट्रॉनों की संख्या बटे ईंधन द्वारा अवशोषित न्यूट्रॉनों की संख्या। पहला जो अनुपात होगा क्या होगा, उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या बटे ईंधन द्वारा अवशोषित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो उत्पन्न न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 अपॉन में, इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं इस केस में तो उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या 3 है और ईंधन द्वारा अवशोषित कितने हो गए 2, तो 3/2 क्या हो जाएगा n का मान। इस तरह से f क्या है, तापीय उपयोगिता गुणांक। ये किस किस का अनुपात होगा, तो इसको पकड़ लेंगे, ईंधन द्वारा अवशोषित न्यूट्रॉन्स की संख्या यानी कि 2 हो जाएगी एक तरह से, और माध्यम द्वारा अवशोषित न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होगा वो F कहलाएगा। माध्यम द्वारा अवशोषित न्यूट्रॉनों की संख्या वो क्या कहलाएगा, हमारा तापीय उपयोगिता गुणांक। अब P पर आते हैं, अनुनाद पलायन प्रायिकता गुणांक। इस पर बात करते हैं हम, इंक डाल देते हैं, इसमें इंक नहीं है। देखो इसमें P क्या है, अनुनाद पलायन प्रायिकता गुणांक। इसमें आ रहे हैं माध्यम के द्वारा अवशोषित न्यूट्रॉन ये हैं और माध्यम के द्वारा मंदित न्यूट्रॉन। इसमें इसी का ही अनुपात आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि माध्यम के द्वारा, इसका हर इसमें ले लिया, इसका हर एक तरह से इसमें ले रहे हैं। माध्यम के द्वारा मंदित न्यूट्रॉन, माध्यम के द्वारा मंदित जितने भी न्यूट्रॉन है मतलब वो आगे विखंडन में भाग लेंगे। माध्यम के द्वारा उनको क्या कर दिया गया है, मंदित कर दिया गया है। जबकि ये तो इतना मंदित हो गया है कि ये तो अब क्रिया में भाग ही नहीं ले रहा है, आगे विखंडन में भाग नहीं ले रहा है, इसको तो बिल्कुल ही 0 कर दिया। लेकिन माध्यम के द्वारा मंदित न्यूट्रॉनों की संख्या में कौन आएंगे, माध्यम के द्वारा जो मंदित न्यूट्रॉन है उसमें कौन से न्यूट्रॉन आएंगे, ये वाले, ये जो अब क्रिया में भाग ले रहे हैं, और बटे कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, बटे कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, ये आ जाएगा P। और एप्सिलॉन क्या है, तीव्र विखंडन गुणांक। इसमें क्या आ जाएगा, विखंडन में उत्पन्न कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका देखो, इसका हर इसमें ले लिया, इसका हर इसमें ले लिया अंश में, और इसका इसमें लेंगे। विखंडन में उत्पन्न कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, विखंडन में उत्पन्न कुल न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि कितनी हो गई, 3 बटे ऊष्मीय विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की संख्या। ऊष्मीय विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो इसमें आएगी। अब ऊष्मीय विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की संख्या से मतलब क्या है, इसने इस पर अटैक किया, इसने इस पर अटैक किया, तो आगे भी तो क्या बन रहे होंगे यहाँ पर 0n1 0n1 0n1, इसी तरह से यहाँ पर भी बन रहे होंगे 0n1 0n1 और 0n1, इस तरह से बन रहे होंगे यहाँ पर। तो ये कहलाएंगे ऊष्मीय न्यूट्रॉन, क्योंकि ऊष्मीय विखंडन, ऊष्मीय तापीय न्यूट्रॉन कहलाते हैं ये। इनके विखंडन से जो न्यूट्रॉन बने हैं तो वो एक तो विखंडन में उत्पन्न कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, कि इसके विखंडन में कुल उत्पन्न कितने हुए, 3 न्यूट्रॉन, ऊपर तो आ जाएगा 3 बटे ऊष्मीय विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की संख्या। ऊष्मीय विखंडन मतलब ये 2 न्यूट्रॉन ही आगे ऊष्मीय विखंडन कर पा रहे हैं, तो ऊष्मीय विखंडन से कितने न्यूट्रॉन आए हमारे पास, 6 आए। तो 3/6 का जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा, तीव्र विखंडन गुणांक। तो लिखें इसमें, इस तरह से आप इससे याद रख सकते हो, चित्र से लिखें, चतुर्गुणांक सूत्र हेडिंग डालो, 4 फैक्टर फॉर्मूला, और लिखना इसमें माध्यम के अनंत प्रसार के कारण न्यूट्रॉन का माध्यम को छोड़कर निकल जाने की प्रायिकता
माध्यम के अनंत प्रसार के कारण न्यूट्रॉन का माध्यम को छोड़कर निकल जाने की प्रायिकता अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है। इस स्थिति में गुणन कारक K को, इस स्थिति में गुणन कारक K को K इनफाइनाइट कहते हैं, गुणन कारक K को K इनफाइनाइट कहते हैं, जिसका मान चतुर्गुणांक सूत्र के द्वारा दिया जाता है, जिसका मान चतुर्गुणांक सूत्र के द्वारा दिया जाता है। जो कि निम्न प्रकार है, इसको लिख दो K इनफाइनाइट इक्वल टू NFP एप्सिलॉन, NFP एप्सिलॉन, और जहां करके इनको लिख दो चारों को, फर्स्ट इसको लिख देना, सेकंड इसको लिख देना, थर्ड इसको लिख देना और फोर्थ इसको लिख देना। और इनको लिखने से पहले यहां तक लिखो, पहले तो चारों को लिखना, और चारों को लिखने के बाद इस चित्र को बना लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन माध्यम के द्वारा अवशोषित हो रहे हैं, कौन ईंधन के द्वारा अवशोषित हो रहे हैं, कौन से ऊष्मीय न्यूट्रॉन हैं इसमें। तो ये वाले क्या कहलाएंगे यहाँ पर, ये सभी क्या कहलाएंगे यहाँ पर, इस तरह से लिख देना यहाँ पर, ये सभी तो कहलाएंगे यहाँ पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन, और ये क्या है, ईंधन के द्वारा अवशोषण, ईंधन के द्वारा अवशोषण। इस तरह से लिख लो पूरे को, इसको यहां तक लिखने के बाद चित्र को बना लो, चित्र को लिखने के बाद इन चारों को लिख दो। वैसे इसमें लैंग्वेज लिखवानी थी इस तरह से कि उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या एवं ईंधन द्वारा अवशोषित न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात उत्पादन गुणांक कहलाता है। तो वही मैथमेटिकली लिख रहा है एक तरीके से, तो लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चारों को लिख दो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जो एग्जांपल है वो क्या है, परमाणु बम। उस परमाणु बम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।